चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि 78402752 का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल की बात करेंगे तो क्यूब रूट, आपसे क्या पूछा है, क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, घनमूल ज्ञात करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए अभी आपकी जेल पढ़ाई का क्वेश्चन है, घनमूल पूछ लिया और वो भी इतनी बड़ी संख्या का। बहुत से बच्चे छोड़ देंगे इसको, ऐसा लगेगा काफी बड़ा है, इसमें समय नहीं गवाएं, दूसरा कोई क्वेश्चन करें। तो आपको बता दें कि इसको करने के 2 तरीके बच्चों। एक तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिट डिजिट से चेक करके भी इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो अगर दूसरे के तरीके की बात करें तो आप बताइए, अगर किसी संख्या के इकाईकांक 1 है और उसका आप घन करते हैं तो घन में इकाईकांक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। किसी संख्या का यदि इकाईकांक 2 है और उसका आप घन करते हैं तो इकाईकांक क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। किसी संख्या का इकाईकांक यदि 3 है और उसका आप घन करते हैं तो घन में इकाईकांक क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इसी प्रकार अगर यदि 4 किसी संख्या के इकाईकांक है उसका आप घन करते हैं तो इकाईकांक आपको 4 मिलेगा। यदि किसी संख्या का इकाईकांक 5 और उसका आप घन करते हैं तो इकाईकांक में आपको क्या, 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 की घात 3 125 होता है, 4 की घात 3 64 होता है। इस प्रकार अगर हम आगे बढ़े तो 6 की घात 3 216 होता है तो इकाईकांक 6 मिलेगा। 7 की घात 3 343 होता है, इकाईकांक 3 मिलेगा। 8 की घात 3 512 होता है, इकाईकांक 2 मिलेगा। 9 की घात 3 729 होता है, इकाईकांक 9 मिलेगा। और 10 की घात 3 1000 होता है, इकाईकांक 0 मिलेगा। तो देखिए आप, यदि आपको ये पता है कि यदि किसी संख्या का इकाईकांक 1 है और उसका आप घन करते हैं तो इकाईकांक क्या मिलेगा, 1। तो अब आप बताइए, अगर आप घन वाली संख्या का वापस से क्या करें, घनमूल करें, मतलब उल्टा करें, घन वाली संख्या का क्या करें, वापस से घनमूल करें, तो घनमूल में इकाईकांक क्या, 1 ही मिलेगा। अगर हम देखें कि किसी संख्या का इकाईकांक क्या है, 8 है और उसको आपको घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल में इकाईकांक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि घन में यदि इकाईकांक 8 है तो घनमूल में क्या आएगा, इकाईकांक 2। इसी प्रकार मान के चलिए कि घन किसी संख्या का घनमूल करना है, आपको क्यूब रूट निकालना है और उसमें इकाईकांक 3 है तो उसके घनमूल में कितना आएगा, इकाईकांक 7 आएगा। तो अब इस तरीके से आप देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से बना ले जाएंगे। अब देखिए क्या तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, काफी आसानी से। पहले तो ये सारी चीजों को नोट कर लेना, आप इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक। ये सारी चीजें को दिमाग में रखना है कि 1 आने पर 1, 2 आने पर 8, 3 आने पर 7, 4 आने पर 4, 5 आने पर 5, 6 आने पर 6, 7 आने पर 3 और 8 आने पर 2 और 9 आने पर 9, 10 आने पर यानी कि 0 आने पर 0, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 7 8 4 0 2 7 5 2 ये जो हमारी संख्या है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्यूब रूट निकालना है। हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो बताइए इसमें इकाईकांक कितना है, इसमें इकाईकांक 2 है। तो यानी कि यहां पर हम देखेंगे संख्या क्या देखेंगे, इस तरफ, क्योंकि इन संख्याओं का घनमूल लिया जाता है और घनमूल में इकाईकांक किस तरफ मिलेगा, इस तरफ। क्लियर हो रही बात। तो अब आप देखिए 2 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, मतलब यदि किसी संख्या का आप घनमूल ज्ञात कर रहे हैं उसका इकाईकांक कितना है बच्चों, 2 है। तो घनमूल में इकाईकांक आप समझ गए कितना होना चाहिए, 8 होगा। कितना होगा, 8। तो अब आप देखिए, यानी कि ये बात कंफर्म है कि जब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो भले ही बाद में कोई भी संख्या है लेकिन इकाईकांक क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। बाद में कुछ भी अंक है उनसे मतलब नहीं है, लेकिन इकाईकांक क्या होगा, 8 होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन को अगर देखें तो पहले ऑप्शन में कितना है, 4, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, इसमें कितना इकाईकांक, 6, तो दूसरा ऑप्शन कैंसिल। अब हम आते हैं कितने, तीसरे ऑप्शन की तरफ, तो क्या है, इकाईकांक 8, क्या हो गया, तीसरा ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम चौथे ऑप्शन को और देखेंगे, इधर क्या 8 है, नहीं है, तो चौथा ऑप्शन भी कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा तरीका और समझ ले कि क्या तरीका है। चलिए अब दूसरे तरीके के लिए बात करें तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि आना चाहिए। जैसे हम बात करें संख्या 12, इसका जो घन होता है वो होता है 1728। तो अगर हम बात करें कि हमें 1728 का
क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो आंसर कितना आना चाहिए? आप सभी को पता है आंसर 12 आना चाहिए। ठीक, तो आवाज गुणनखंड विधि क्या होती है वो देख लेते हैं, नहीं तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8 आया, अगर 8 आया तो इकाई के अंक में क्या आना चाहिए? घनमूल में 2। तो इस प्रकार से जब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो वहां चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन में आपको 2 दिया है। चलिए यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आवाज गुणनखंड विधि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो आप 1728 को लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 से 8 बार, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर भाग देंगे 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। अब कितना बचा आपके पास? 432। 432 को फिर से भाग लगाएंगे किससे? 2 से। कितने बार? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। अब ये किससे भाग जाएगा? ये पता है आपको कि 6 का घात 3 होता है, कि 6 की घात 3 होता है। तो यानी कि ये 216 कितनी बार जाएगा? एक बार भाग लगाएंगे 6 से तो 36 बार, एक बार फिर भाग लगाएंगे 6 से तो 6 बार, और 6 एकम 6। ठीक, तो यहां तक चीज हमें समझ में आ गई कि हमें क्या मिल गया। यहां पर हमें मिला 1728 के आवाज गुणनखंड किस रूप में मिले हमें मिले 2 की घात 3 और 6 की घात 3 के रूप में। अब हमें क्या करना था? क्यूब रूट करना था। तो हमने बच्चों क्या कर दिया? क्यूब रूट कर दिया। हमने क्या कर दिया? घनमूल ले लिया। हमें घनमूल लेना था तो हमने घनमूल ले लिया। अब घनमूल में देखिए बच्चों क्या होता है कि 3 संख्याएं एक साथ बाहर निकलती हैं। अगर 3 का एक पूरा एक जोड़ा बनेगा तब वो बाहर आएगा। तो देखिए 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। तो एक तो 2 बाहर आ गया और एक यहां से 6 बाहर आ गया। तो कितना हो गया? ये 12। कितना हो जाएगा इस प्रकार? ये 12 हो जाएगा। चलिए देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब क्या? 12। तो आपने आंसर कर दिया 12। क्लियर? ये तो आ गया आपके 1728 के लिए। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी संख्या है इसमें भी क्या यही करें? तो इसीलिए आपको दूसरा तरीका बताया कि अगर आपके पास 4 अंकों, 5 अंकों, 6 अंकों तक की संख्या भी आ जाती है तो वो सीमित अंक होते हैं, उनमें आप आवाज गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आपको फिर भी आवाज गुणनखंड विधि नहीं लगानी है। अगर ऑप्शन में आपके चारों के इकाई के अंक डिफरेंट हैं तो आप हमेशा यही वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए यहां पर हमने क्यों लगाया ये तरीका इकाई का अंक चेक करने का। उसका रीजन था, हमने ऑप्शन देखे सबसे पहले कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है। तो सभी के ऑप्शन में क्या है? जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें इकाई के अंक सभी के सभी डिफरेंट हैं। तो इसलिए ये तरीका बहुत कारगर साबित हो गया। इनकेस अगर 2 के इकाई के अंक समान आ जाते तो फिर आपको क्या करना पड़ता? आवाज गुणनखंड विधि पे जाना पड़ता। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार 7820 का सामान खरीदता है और इसकी कीमत 25% तक बढ़ाने के बाद उन्हें बेच देता है। नई कीमत ज्ञात करें। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, देखिए ये भी आपके एक पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है तो इनमें हमें समझना क्या है कि भाई किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? 25% तक बढ़ा रहे हैं। 25% तक बढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा? 7820 रुपए। आप ही समझ लीजिए कि आपके पास एक कोई गाड़ी है, आप 7820 रुपए की वो खरीद के लाए। आप चाह रहे हैं कि आप इसको बेच दें और आप उस पर प्रॉफिट चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि 20% का आपको प्रॉफिट या 25% का आपको प्रॉफिट या 10% का आपको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक, तो इसको ऐसे समझें आप कि मान के चलिए आपके पास 100 रुपए की कोई चीज है और आप चाह रहे हैं कि इस पर आपको कितना? 10% ज्यादा मिल जाए। तो आप इसको कितने में बेचें? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 100 का 10% निकालेंगे। तो किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना प्रतिशत निकालना है हम क्या कर देते हैं? उतने से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो आप देखिए हमने क्या किया? 100 का 10%। प्रतिशत का साइन हटाते हैं बच्चों तो अपॉन में क्या आता है? 100 आता है। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 100 का 10% क्या होता है? 100 का 10% आपका 10 के बराबर ही होता है। प्रतिशत का साइन नहीं लगेगा। आप 100 का 10% क्या होगा? 10 के बराबर होगा। तो यहां से बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जो शब्द ही होता है प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत, यानी कि प्रति 100 में से। अगर कोई भी बात की जाएगी कितने में से बात की जाएगी? प्रति 100 में से। यानी कि हर एक चीज को हम 100 की तरह एज्यूम करेंगे, हर एक चीज को हम 100 की तरह मानेंगे। ठीक है, फिर उसका कितना भी प्रतिशत निकालना हो, अगर बढ़ाना है तो उसको उतना ही बढ़ा दीजिए और घटाना है तो उसको उतना ही घटा दीजिए। जैसे अभी आपसे बोला गया कि हम चाह रहे हैं कि 100 रुपए की चीज पर 10% ज्यादा बढ़कर बेचें,
तो अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी करते कि 100 का डायरेक्ट 110% निकाल देते तो भी देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 100 इंटू 110 बटे 100, तो 100 से 100 कट जाता तो कितना आता है 110। तो देखिए 10 यहां बढ़ रहा था, यानी कि फाइनली आप क्या करते 10 इसमें 100 में जोड़ते तो 110 ही यहां पर आ रहा था बढ़ने के बाद, और इधर भी 110 आ रहा। तो फाइनली मतलब क्या है कि हर चीज अपने आप में 100% है, जितना परसेंट आप बढ़ाओगे बस उतना परसेंट बढ़ाकर आप निकाल दीजिए उसका। जैसे अगर बात करें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दे रहे हैं कि दुकानदार के पास 7,820 रुपए का सामान खरीदता है और वह इसकी कीमत को 25% तक बढ़ाने के बाद उन्हें बेच देता है, तो आपको नई कीमत बतानी है बच्चों। तो बताइए क्या करेंगे, 7,820 रुपए का उसके पास सामान था। अब ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि इसको 25% बढ़ाकर बेच दे। तो मतलब अगर आप 7,820 को 100 मान लें तो 100 का क्या निकाल दें आप, 125% निकाल दें, यानी कि आप 7,820 का 125% यदि निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 125% कैसे निकालेंगे, तो अब आपको एक चीज और समझनी है, प्रतिशत का हमेशा आपको फ्रैक्शनल फॉर्म यानी कि भिन्नात्मक रूप याद होना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए बच्चों, ये हमारे पास कितना है 7,820 है, 125% होता है 5/4। कैसे आया तो इसको भी आप समझ लीजिए, 125%, प्रतिशत का जब साइन हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 100 आता है। प्रतिशत का जब हम क्या करते हैं साइन हटाते हैं बच्चों तो बटे में क्या आता है 100 आता है। तो देखिए 125 और प्रतिशत का साइन हटाया तो बटे में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या से कट रहा है कॉमन संख्या से काट देंगे, तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो हमने देखा कितना आ गया 5/4, यानी कि 125 का जो भिन्नात्मक रूप है वो कितना है 5/4। तो कहीं यदि 5/4 लिखा है तो समझ जाना वो क्या है 125% है, और कहीं 125% लिखा है तो समझ जाना कि वो कितना है 5/4 है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया 5/4, 4 से ये संख्या कैंसिल हो रही है, काटते हैं, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, 38 हो जाएगा, 4 नाम 36, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 इंटू कितना हो जाएगा 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 की 5, हासिल में 2, 5 25 2 27 की 7, हासिल में 2, 5 नाम 45 और 2 47 की 7, हासिल में 4, 5 एकम 5 और 4 9, 9 7 7 5, 9,775। देख लीजिए भाई 9,775 किस ऑप्शन में आ रहा है आपके, तो 9,775 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं, उनकी चीजों को समझ सकते हैं। प्रतिशत जब भी आए तो आपको चीज क्या समझनी है कि हर चीज 100% है, जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर दीजिए उसको उतना ही बढ़ाकर लिख दीजिए। जैसे 7,820 को 25% बढ़ाकर बेचना चाह रहा था तो 125 निकाल दीजिए। अगर बोल देते कि 7,820 रुपए की चीज को 25% कम करने के बाद बेच देता है तो आप क्या करते, फिर इसका उल्टा कर देते, आप करते फिर क्या 7,820 का 75% निकालते। कितना निकालते 75%। किस केस में, जब यहां बढ़ाने की वजह क्या आता कम लिखा आता। क्लियर है, चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट करना है आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, ये बॉड मास पर बेस्ड है। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, बॉड मास पर। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये किस में आता है, बॉड मास के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉड मास होता क्या है। क्या होता है बॉड मास, तो बॉड मास को समझ लेते हैं कि बॉड मास क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बी की बात करें तो बी क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी जो है वो 4 तरीके के होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है आपका बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। इस तरीके से 2 नंबरों के ऊपर या 1 नंबर के ऊपर लगा, 2 नंबरों के ऊपर लगा रहता है, एक पर नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा है आपका बार के बाद स्मॉल ब्रैकेट, तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहता है।
इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। फिर इसके बाद थर्ड नंबर का जो है आपका वो होता है बच्चों कर्ली ब्रैकेट। ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। और इसके बाद फोर्थ जो आपका ब्रैकेट है वो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका कहलाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे 4 ब्रैकेट होते हैं और जिस क्रम में ये लिखे गए हैं इसी क्रम में क्या सॉल्व भी किए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर सबसे पहले किन्हीं 2 नंबरों के ऊपर बार ब्रैकेट है तो हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यही क्रम होगा। फिर हमने बी समझ लिया। बी के बाद अगर हम बात करें ओ की, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी में ये कहा जाता है का, की, के। ठीक है, वैसे मोस्टली का लिखा आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है का और इसको हम रिप्लेस किससे करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई से। ठीक, फिर इसके बाद अगर बात करें तो लिखा है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन, डी का मतलब क्या होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है भाग। तो ये हो गया हमारा भाग का सिंबल। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन के बाद एम है। एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। फिर लिखा है एम। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, तो एम मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा का साइन। ठीक, फिर से गुणा। तो आपको भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि कौन से 2 गुणा। तो पहले का वाला गुणा सॉल्व होगा। अगर कहीं ऑफ लगा है तो उसकी जगह पे आप का लगाएंगे, या का की जगह पे का लगा है तो उसकी जगह पे आप गुणा का साइन लगाएंगे। पहले वो वाला गुणा सॉल्व होगा। फिर ए है। ए का मतलब क्या होता है एडिशन। क्या होता है एडिशन। तो ये हो गया बच्चों हमारा एडिशन, मतलब प्लस। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट है एस, मतलब सब्ट्रैक्शन। क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो फिर आपका लास्ट में आएगा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। यानी कि इसी क्रम में आप चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे आपने समझ लिया कि बॉड मास का मतलब क्या होता है, पहले तुमने फुल फॉर्म समझ लिया इसका। ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के, ये 4 प्रकार के। जिस क्रम में लिखे हैं इसी क्रम में ये सॉल्व होंगे। पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। फिर यदि कहीं ऑफ का साइन लगा है तो ऑफ को हटा के उसकी जगह पे गुणा का साइन लगाएंगे और जिन 2 बीचों संख्याओं के बीच में ये लगा है उस संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके बाद यदि बात करें तो फिर होगा डी मतलब डिवीजन। भाग सॉल्व होगा। 2 संख्याएं जिनके बीच में भाग का साइन लगा है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद बात करें तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। ठीक, यहां तक बात हमें समझ में आ गई कि बॉड मास होता क्या है और वो किस क्रम में सॉल्व होता है। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है आपके पास -51 डिवाइडेड बाई समथिंग समथिंग आपको दिया है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक, तो अब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, -51 डिवाइडेड, ब्रैकेट में लिखा है आपके पास -3 इंटू -1 -2 इंटू 7। तो ब्रैकेट में लिखा है आपके पास -3 इंटू -1 माइनस, इसके बाद आपके पास लिखा है -2 इंटू 7। क्या लिखा हुआ है -2 इंटू 7। चलिए ये देख लेते हैं। -2 इंटू 7, तो ये आपके पास है -2 इंटू 7। ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले बात क्या करें, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर भी क्या है स्मॉल ब्रैकेट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो -51 बाहर है डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये -3 और -1 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए सिंगल एक नंबर में यदि ब्रैकेट लगा है तो आप हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया -3 -1 का मल्टीप्लाई 3। अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो कितना हो जाएगा -14, और माइनस का मल्टीप्लाई फिर होगा तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 14। ठीक, ये है माइनस का
51 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपका 17। जैसे ही आप इनको जोड़ देंगे आपका ब्रैकेट रिमूव तो कितना हो गया 17। अब आपको क्या दिया है 17 से इंक्यावन को काटना है तो 17 एकम 17, 17 तिया इंक्यावन तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, तो माइनस का 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो माइनस का 3 आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए तो करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन डी को आप करेक्शन कर लीजिए, माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक बॉड मास के बेस पर एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको बोला कि आपके पास लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 2, बड़े ब्रैकेट में हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 2, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया हमने 3 माइनस 2, बार ब्रैकेट में ये क्लोज है, इसके बाद प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप समझिए बार ब्रैकेट का मतलब क्या है। बार ब्रैकेट का मतलब पहले ये 2 नंबर एक ब्रैकेट के अंदर है, इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो किस तरीके से सॉल्व होंगे देखिए 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट है 2 स्मॉल ब्रैकेट है तो सबसे पहले देखिए 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 3 और स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद देखिए बार ब्रैकेट खत्म हो गया, जैसे ही आपने 3 में से 2 माइनस किया तो बार ब्रैकेट आपका क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए 5 डिवाइड बाई 2, अब देखिए कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, अब ये 8 हो जाएगा और 8 सिंगल नंबर बचेगा उसका मल्टीप्लाई भी किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा। क्लियर, तो ये कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 16, तो 5 डिवाइड बाई 16 यही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 16 यानी कि 5/16। आंसर क्या हो जाएगा 5/16। तो आप आंसर कर देंगे आपका 5/16। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमने समझा इस चीज को कि किस तरीके से करेंगे। बाकी जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बिंदु भुजांक -10 तथा कोटि अक्ष -7 है तब बिंदु क्या है। अब सबसे पहले बात आती है कि ये भुजांक या कोटि अक्ष है क्या। ठीक, तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार क्या होता है अक्षों का निर्माण होता है। अक्ष ये कहलाते हैं आपके, एक होता है आपका एक्स अक्ष और एक होता है आपका वाई अक्ष। तो ये आपका कहलाता है एक्स अक्ष। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका एक्स अक्ष, यानी कि जो लेटी हुई रेखा है जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, वो क्या कहलाती है आपकी एक्स अक्ष, या जिसको हम क्या बोलते हैं भुज, या हम इसको क्या बोलते हैं भुज। क्लियर। और जो खड़ी हुई वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है या खड़ी हुई रेखा है, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। अगर वाई अक्ष की बात करें तो ये क्या कहलाती है आपकी कोटि। ये क्या कहलाती है आपकी कोटि। तो देखिए जो दो शब्द हमारे क्वेश्चन में थे वो तो हमें समझ में आ गए कि भुजांक और कोटि अक्ष क्या होती है। कोटि अक्ष हो गई आपकी वाई अक्ष को कहते हैं, ठीक है, और जबकि अगर हम भुज अक्ष या भुजांक की बात करें तो वो क्या होती है एक्स अक्ष होती है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि भुजांक पर -10 और कोटि अक्ष पर -7, ये चीज क्या है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि आप भुजांक पर कितना -10 चलते हैं, तो अब -10 क्या होता है इसमें भुजांक में, तो ये और समझ लेते हैं। तो देखिए ये था हमारा एक्स अक्ष, यही क्या है हमारा भुजांक है, यही क्या है हमारा भुजांक है। तो देखिए इसमें ये होता है ओरिजिन यानी कि 0, इसके इस तरफ की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट हैंड साइड की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव। वाई अक्ष जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को हमने अभी क्या बताया आपको कोटि, वाई अक्ष को क्या बताया कोटि। जो कोटि होती है वाई अक्ष जिसको हम कोटि भी बोलते हैं, इसमें ऊपर की डायरेक्शन जो क्या होती है पॉजिटिव होती है और नीचे की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव होती है। नीचे की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव होती है। तो अगर हम बात करें, इन्होंने बोला कि भुजांक पर -10, तो भुजांक पर -10 मतलब यहां कहीं होगा, तो भुजांक पर -10 मान के चलिए ये है भुजांक पर -10, ठीक। और कोटि अक्ष पर -7, कोटि अक्ष पर -7 की अगर बात करें तो कोटि अक्ष पर -7 मतलब
कोटि कहाँ है बाई, और उस पर -7 मतलब यहाँ कहीं होगा -7, तो ये हो गया आपका -7। मतलब आप भुजांक पर कितना गए 10 गए, जबकि कोटि अक्ष पर कितना गए 7 गए। तो यहाँ आपको एक बिंदु मिला जिसके निर्देशांक क्या है -10, -7। बस ये आपको लिखना था। और ध्यान रखना जो कोऑर्डिनेट लेके जाते हैं, जो निर्देशांक लेके जाते हैं, वो हमेशा कैसे लेके जाते हैं, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू। निर्देशांक हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, निर्देशांक में हमेशा पहले बच्चों क्या लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू। चूंकि x क्या था यहाँ पर -10 था, तो पहले -10 लिखा हमने, और y यानी कि कोटि अक्ष पर आप कितना गए, तो वो -7 था, तो -7 लिखा। यानी कि इन्होंने पूछा क्या था, तब बिंदु है, तो वो बिंदु क्या हो गया आपका, वो बिंदु हो गया -10, -7। तो अब आप अपना ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित के लिए व्यंजक बताइए। अब आप कहेंगे व्यंजक क्या है, तो व्यंजक कहने का मतलब है आपको इसके लिए समीकरण बनानी है। जैसे हम बोले कि मेरा भाई मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा है और हम दोनों की उम्र का योग 50 वर्ष है। हमने बोला आपसे कि मेरा भाई मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, या मेरा भाई मुझसे उम्र में 2 गुना है और हम दोनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, तो इसके लिए आप व्यंजक बनाइए। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे केस में, आप कहेंगे भाई हमारी उम्र x, भाई की उम्र 2x, और दोनों का योग कितना है भाई, तो दोनों का योग बच्चों आप क्या बोलेंगे 50 है। भाई हमने यही बोला ना आपसे, हमने आपसे बोला कि मेरा भाई मुझसे उम्र में कैसा है, दुगना है, और हम दोनों की उम्र का योग कितना है 50 वर्ष है। तो हमने अपनी उम्र मान ली कितनी x, और भाई की कितनी मान ली 2x, और दोनों की उम्रों का योग कितना हो गया 50। तो हमने लिख दिया किसके बराबर, 50 के बराबर। तो ये क्या बन गया, व्यंजक। ये क्या कहलाता है, व्यंजक मतलब समीकरण। ये क्या बन गया आपका, व्यंजक मतलब समीकरण। तो आपको एक समीकरण बनानी है, सबसे पहले तो ये चीज समझ जाइए। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित के लिए व्यंजक बताएं। p को 3 से गुणा किया जाता है, p को 3 से गुणा किया जाता है और गुणनफल से 2 घटाया जाता है, तो इसके लिए आपको व्यंजक बताना है। तो p को 3 से गुणा कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, जो गुणनफल आएगा उसमें से 2 घटा दीजिए। तो गुणनफल क्या होता है ये और समझ लें। जैसे 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, तो ये जो 10 आया यही कहलाता है क्या बच्चों, गुणनफल। ये क्या कहलाता है, गुणनफल। जब दो संख्याओं का गुणन किया जाता है तो उनका जो रिजल्ट आता है वो गुणनफल कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि p को 3 से गुणा किया जाता है तो और गुणनफल से 2 घटाया जाता है। p को 3 से गुणा किया जाता है और गुणनफल से 2 घटाया जाता है, इसके लिए आपको व्यंजक बताना है। आप देख के नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते। देखिए p को 3 से गुणा किया जाता है और उसमें से 2 घटाया जाता है, आंसर सी हो गया। फिर भी देखिए बना लीजिए, p है, p को क्या कर दीजिए 3 से गुणा कर दीजिए। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया बच्चों आपके पास गुणनफल। ये क्या आ गया, गुणनफल। और बोल रहे हैं कि गुणनफल में से क्या करते हैं हम, 2 घटाते हैं, तो आप क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए। तो इसको हम व्यवस्थित लिख दें ऑर्डर में, तो 3p माइनस कितना हो गया 2। 3p माइनस 2 किस ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन सी में। तो काफी इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से अगर व्यंजक बनाने के लिए है तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए यहां पर हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। यहां पर हम क्या जानेंगे, यहां हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज जिसकी बात करें, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, ये होता क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो अगर हम बात करें एक ऐसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का प्रकार है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो अगर हम बात करें कि विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों, बराबर तथा समांतर होती हैं। ये समांतर का चिन्ह होता है खड़े में। बराबर भुजाएं, विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं,
वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। साथ में इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें दो विकर्ण होते हैं और प्रत्येक विकर्ण क्या करता है? समांतर चतुर्भुज को दो बराबर या संगत त्रिभुजों में बांटता है, समरूप त्रिभुजों में बांटता है। संगत नहीं बोलेंगे, समरूप त्रिभुजों में बांटता है। दो विकर्ण होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? D1 D2। ठीक, ये सारी बातें होंगी समांतर चतुर्भुज के बारे में। और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में एक दूसरे को बांट देते हैं। यहाँ ये जितना पार्ट है उतना ही पार्ट ये वाला है। मतलब अगर इसको हम O नाम दे दें तो O से अगर ये A है और O से ये B है तो OB और OA बराबर है। अगर हम इसको C नाम देते हैं, इसको D नाम देते हैं तो ये OD और OCB कैसे हैं? बराबर है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांट देते हैं। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिकली इसकी परिभाषा समझ ली। अगर हम मेंसुरेशन पे आए, अगर हम क्षेत्रमिति में आए और क्षेत्रमिति में जानना चाहें कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, किस तरीके से हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखिए समझते हैं। अगर हमें सबसे पहली चीज समांतर चतुर्भुज दिया है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज, और उसकी एक भुजा दी है और उसकी संगत ऊंचाई दी है। जैसे हमारे पास एक भुजा A है, ये यहां से यहां तक की दूरी, और इसकी संगत ऊंचाई ये वाली दी है। कितनी दी है हमारे पास? H। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया समांतर चतुर्भुज का कैसे निकलता है? A इंटू H, यानी कि भुजा और उसके संगत ऊंचाई। भुजा और उसके संगत ऊंचाई का गुणनफल ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का। एक तो ये तरीका है। अब देखिए आपकी क्वेश्चन में क्या दिया है? आपकी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई क्रमशः, यहां पर लिखा है भुजा तो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ एक वर्ड नहीं लगाया है कि भुजा और उसके संगत ऊंचाई। यहां पर एक वर्ड लगाना है, भुजा और उसके संगत ऊंचाई। क्या लिखना? और उसके संगत ऊंचाई क्रमशः 4 और 3 सेंटीमीटर है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्योंकि भाई इसमें ये केस भी तो हो सकता है कि मान के चलिए समांतर चतुर्भुज हमें दिया है, भुजा आपको ये वाली दे दी और ऊंचाई आपको ये कहीं दे दी, ठीक है, ये वाली 3 कहीं दे दी। तो ये भी तो केस हो सकता है। चित्र पे मत जाना कि ये बड़ा दिख रहा है तो सर ये नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपको नहीं सोचना है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान के चलिए ये आपके पास 4 है, ये वही केस आ रहा है, फिर ये 3 हो जाएगा। या ये मान के चलिए आपके पास 3 है और ये आपके पास 4 हो गई, ठीक है, ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। तो अगर जब तक ये संगत नहीं लिख रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं तो समझ जाना है कि आपके पास क्या है? दिया है भुजा और ऊंचाई दी है। तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? भुजा और ऊंचाई का गुणनफल करके। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो तुरंत आ गया। क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऊंचाई कितनी दी है? भुजा दी है 4, ऊंचाई दी है 3, तो गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 12। क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि यहां पर क्या दिया? सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है, और यहां भी कितना दिया? सेंटीमीटर। अगर नहीं दिया होता, ये मान के चलो मीटर में होता, वो सेंटीमीटर में होता, तो हमें क्या करना पड़ता? यूनिट समान बनानी पड़ती। ठीक, तो देखिए यहां आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका आंसर आ गया ये। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। आपने कहा सर आपने विकर्ण तो बता दी, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो देखिए अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे दें और आपको अब क्षेत्रफल निकालना हो, क्या दे दें? विकर्ण दे दें और आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? 1/2 D1 D2। D1 D2 का मतलब D1 इंटू D2। अगर हमने आपको क्वेश्चन ये चेंज कर दिया, इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे बोल दिया कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फिर आप क्या करेंगे? आपको पता है कि D1 D2 विकर्ण होते हैं, तो ये जो 4 है वो किसके बराबर? D1 के बराबर, और ये जो 3 है वो किसके बराबर? D2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम कैसे निकालेंगे? 1/2 1/2। D1 की वैल्यू कितनी है? 4, और D2 की वैल्यू कितनी है? 3। 2 से ये 2 बार कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि आपके पास विकर्ण भी दे दें तो भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर ये सारी चीजें? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11। 7 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पोल 8 मीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाता है।
समान परिस्थितियों के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए जो 6 मीटर 64 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाती है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने आपको सबसे पहला क्वेश्चन जब कराया था तो आपको एक नियम बताया था, यूनिटरी मेथड या एक एक नियम। आपने अभी सीखा यूनिटरी मेथड या एक एक नियम के बारे में, ये जान चुके हैं क्या होता है। देखिए वही नियम यहां लगेगा। ये क्या कह रहे हैं कि 7 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पूरी यूनिट एक सी लिखे ले रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चन को आसानी हो जाए करने में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, तो हम बिल्कुल जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम 7 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 700 सेंटीमीटर में, और प्लस क्या दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। तो ये टोटल किसमें कन्वर्ट हो गया आपका 720 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई किसकी दी है, पोल की। तो एक तरफ हम लेके ले रहे हैं पोल, ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिख लिया पोल, और दूसरी तरफ हमने क्या लिख लिया उसकी छाया। तो पोल और छाया की अगर बात कर रहे हैं बच्चों, तो एक तरफ तो हमने लिख लिया पोल और एक तरफ लिख लिया छाया। तो मतलब पोल की लंबाई कितनी है, तो बात करें कितनी 720, और अगर हम बात करें कि छाया की लंबाई कितनी है तो अब आप समझ गए कि 8 मीटर होगा 800 सेंटीमीटर, उसमें 30 जोड़ देंगे तो 830 सेंटीमीटर हो गई किसकी लंबाई, छाया की। तो हमें यहां से अगर रेशियो तैयार करें, रेशियो नहीं करना तो इक्वल भी कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि अगर 720 सेंटीमीटर लंबा पोल है तो वो 830 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। अब आपसे पूछा गया है समान परिस्थितियों में। समान परिस्थितियों का मतलब समझ लें बच्चों, मान के चलिए सुबह के 8 बजे हैं और सुबह के नेट 8 बजे आपने देखा कि 7 मीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक पोल 8 मीटर और 30 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। तो टक 8 बजे ही, मतलब अगर अगले दिन देखें या उसी दिन देखें तो 8 बजे ही आपसे पूछा गया है समान परिस्थितियों का मतलब उसी समय, ठीक है। समान परिस्थितियों के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 6 मीटर 64 सेंटीमीटर की लंबाई की छाया बनाता है। तो हमें क्या करना है, 6 मीटर और 64 सेंटीमीटर। तो अगर 6 मीटर 64 सेंटीमीटर की बात करें तो मतलब 664 सेंटीमीटर छाया बनवानी है हमें, ठीक है। किससे बनवानी है, किसकी लंबाई की छाया बनवानी है, समान परिस्थितियों में पेड़ की। तो अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर की अगर छाया बनती, कितने की 1 सेंटीमीटर की छाया बनती, तो पोल की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर की अगर छाया बनती तो पोल की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी। तो देखिए बच्चों 1 सेंटीमीटर की छाया बनाने के लिए हम पोल की लंबाई को कितना रखेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे 720 को भाग लगा देंगे किससे, 830 से। बराबर में क्या आएगा 1। ये दोनों बराबर में थे, ये क्या था पोल की लंबाई और ये क्या था छाया की लंबाई। क्लियर। तो हमने देखा कि अगर छाया की लंबाई आप चाह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर हो, कितनी हो 1, तो 830 को कहां ले जाए 720 के बटे में ले गए। अब आप चाह रहे हैं कि छाया की लंबाई कितनी हो 664, तो दोनों तरफ अब आप क्या करेंगे 664 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 664 से आपने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब आप देखिए 83 एक क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे ये डायरेक्ट कट जाए। तो 8 बार कट रहा है, देखिए कितने बार कट रहा है 8 बार। अगर आप 83 मल्टीप्लाई करते हैं 8 करते हैं, 8 की 24 की 4 हासिल 2, 8 रही 64 और 2 66, देखिए कट गया, कितना आ गया 664, ठीक है। तो ये कितने बार कट गया 8 बार। अब 8 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 72 में, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, यानी कि 576 सेंटीमीटर। पेड़ की लंबाई कितनी चाहिए आपको, तो आपको पेड़ की लंबाई चाहिए कितनी 576 सेंटीमीटर। ये तो पेड़ की लंबाई की बात हो गई 576 सेंटीमीटर की, लेकिन ऑप्शन में आपके पास सेंटीमीटर में है क्या, आपके पास 5 मीटर 86 सेंटीमीटर, 5 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 80 सेंटीमीटर और 6 मीटर 90 सेंटीमीटर ऑप्शन दिए हैं। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है ना। तो अब आप बताइए, इसको फिर से अगर तोड़ते हैं आप तो 500 प्लस 76 सेंटीमीटर लिखेंगे, 500 सेंटीमीटर प्लस 76 सेंटीमीटर, 500 मीटर किस में बदल जाएगा 5 मीटर में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी,
5 मीटर और 76 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको बात समझ में आई। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।